बीए पार्ट थर्ड की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम देख रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु का एक टॉपिक है संविधानों का वर्गीकरण। आज हम देखते हैं कि संविधान, हम सब जानते हैं कि आज भी जो शासन करने की जो रीति नीति, किस तरीके से शासन चलाया जाएगा, कौन कौन से पद होंगे, किस पद के पास क्या व्यवस्था होगी, क्या दायित्व होंगे, कौन से कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, सर्वोच्च सत्ता किस में निहित रहेगी, ये सारी चीजें जो तय की जाती है वो संविधान कहलाता है। तो शासन करने का एक तरीके संविधान हम कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के लिए लें तो व्यक्ति के जीवन, जैसे जीवन निर्वाह की एक प्रणाली है वो किस प्रकार होगी, तो सारी एक राज्य की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की होगी, कैसे उसके शासन, किस प्रकार से उसके शासन का संचालन होगा, ये सारी चीजें तो अरस्तु इसको संविधान का नाम देता है। संविधान में मुख्य रूप से राज्य का संगठन कैसा होगा, पदों की जो वितरण प्रणाली है वो कैसी होगी, पदों का वितरण कैसे होगा, सर्वोपरि जो सत्ता है उसका निवास किस में होगा, कौन इसका यूज करेगा, किस तरीके से करेगा, तो इन सब के आधार पे और राज्य का लक्ष्य क्या होगा, ये सारे इन सबको अरस्तु संविधान का नाम देता है कि ये संविधान है और उसके अनुसार शासन का संचालन। तो तत्कालीन समय में हमने देखा है कि अरस्तु ने उस समय जितनी भी शासन प्रणालियों का संचालन हो रहा था उन समस्त शासन प्रणालियों के आधार पे उसने दो बेसिक आधार लिए और उन आधारों पर उसने 6 प्रकार के संविधान का वर्णन उस समय किया है। तो ये आप स्पेशली यहां ध्यान में रखिए कि ये सारा उसने उस समय जो भी प्रचलित व्यवहारिक रूप में उसने देखा कि विभिन्न जो नगर राज्य थे या राज्य थे उनमें किस प्रकार से शासन का संचालन हो रहा था और उन शासन के संचालनों में लोगों का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार शासन कर रहे थे, तो उसने इस आधार पे संविधान को 2 अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर भी बांटा है। तो 3 चीज हमें सबसे पहले समझनी होगी जो अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में दी है। सबसे पहले अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण करते समय इस बात को ध्यान में देता है कि शासन करने वालों की संख्या देखनी है कि शासन करने वालों की संख्या कितनी है। सबसे पहले वो संविधान का जब वर्गीकरण करेगा, जो उसने 6 प्रकार के संविधान बताए हैं कि ये 6 प्रकार की शासन प्रणालियां उस समय चल रही थी। जैसे आज अपन बात करते हैं एकात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वैसे ही उस समय उसने 6 प्रकार के शासन प्रणालियों का वर्णन किया है और किस तरीके से बताता है कि वो एक के बाद एक शासन प्रणाली चलती है। तो एक तो उसका आधार ये है कि शासनकर्ताओं की संख्या कितनी है, शासन करने वाला एक व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति है या बहुत या अनेक व्यक्ति शासन कर रहे हैं, तो एक आधार तो ये उसने रखा है। दूसरा जो आधार उसने अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में रखा है वो है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, अर्थात जो एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ व्यक्ति शासन कर रहा है या अनेक व्यक्ति शासन कर रहे हैं, इन शासनकर्ताओं के उद्देश्य क्या हैं। तो इन उद्देश्यों को भी उसने 2 भागों में बांटा है और शासन के उद्देश्यों के आधार पर 2 नाम दिए उसने। एक शासन का शुद्ध रूप, शासन का शुद्ध रूप का मतलब आप यहां ये समझिए कि जब शासन आम जन के कल्याण के लिए, आम जन या आम जनता के हित में किया जा रहा है, जहां शासन का मूल उद्देश्य जनता की भलाई है, यदि ऐसा है तो अरस्तु उसको नाम देता है शासन का शुद्ध रूप, ठीक है, या जिसे स्वाभाविक रूप हम कहते हैं। आम जन के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए यदि शासन का संचालन किया जा रहा है, उद्देश्य ये है। तो यदि शासन का उद्देश्य, शासनकर्ताओं का जो एक मोटिव है या उद्देश्य है वो यदि जनता की भलाई नहीं करने या उनको जनता को अनदेखा करके अपने हितों की पूर्ति यदि वो कर रहे हैं शासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से यदि वे लोग सर्वोच्च सत्ता, उनका उपयोग शासन का यदि अपने हितों के लिए कर रही है, यहां ध्यान में रखिए आप, अपने हितों को प्रमुखता देते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रमुखता देते हैं और जनता की भलाई को साइड में कर देते हैं या जनता की भलाई पे विशेष ध्यान नहीं देकर अपने हितों को यदि प्रमुखता दे रहे हैं, तो अरस्तु इसे नाम देता है शासन का विकृत रूप। वो कहता है कि यह शासन तो है लेकिन ये शासन का विकृत रूप है, ये शासन का वास्तविक या स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। तो यहां हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है आपको।
जब भी आप इसका विश्लेषण करें तो अरस्तु द्वारा संविधान का जो वर्गीकरण किया है उसका 3 आधार आपको ध्यान में रखने हैं कि किन किन आधारों पर अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। उसमें पहला आधार है शासनकर्ताओं की संख्या। हमें देखनी है कि शासनकर्ताओं की संख्या कितनी है, एक है या कुछ है या बहुत है। दूसरा हमें देखना है कि जो शासन का संचालन किया जा रहा है उस शासन के संचालन का उद्देश्य क्या है। यदि शासन के संचालन का उद्देश्य स्वाभाविक रूप अर्थात जनता की भलाई है या केवल शासनकर्ताओं के निजी हित हैं वो है, तो इस आधार पे अरस्तु ने कुल मिला के शासन के संविधानों को जो देखा, जो उसने उस समय जो शासन की प्रणालियां देखी, जो शासन के तरीके देखे जिन्हें वो संविधान का नाम देता है, तो कुल वह 6 प्रकार के संविधान की बात करता है। तो ये 6 संविधान हमें देखने हैं कि ये 6 संविधान कौन कौन से हैं। पहला, यदि शासनकर्ताओं की संख्या, एक व्यक्ति शासन कर रहा है, राजतंत्र जिसे हम जानते हैं अच्छे से, एक व्यक्ति का शासन वहां चलता है, तो यहां आप देखिए जिसको हम कहते हैं मोनार्की, तो मोनार्की या राजतंत्र अरस्तु उसे कहता है जहां एक व्यक्ति शासन कर रहा है, शासन का संचालन एक व्यक्ति के हाथ में है और वह व्यक्ति जनता की भलाई के लिए शासन कर रहा है। जब एक व्यक्ति का शासन हो और उसका उद्देश्य जनता की भलाई हो, उस स्थिति में उस संविधान को, उस शासन प्रणाली को अरस्तु ने नाम दिया है राजतंत्र। और इसे ये एक श्रेष्ठ प्रणाली भी मानता है कि राजतंत्र, जब एक राजा सामान्य जन की भलाई के लिए शासन कर रहा है तो ये एक श्रेष्ठ पद्धति है। इसमें समस्या ये आती है कि हमेशा एक ऐसा आइडियल राजा मिलना संभव नहीं है कि वो हमेशा जनता की भलाई पर ही ध्यान दे। तो यहां इसका एक दूसरा रूप भी सामने आ जाता है। हो सकता है कि उसी के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जनता की भलाई के स्थान पर अपने स्वार्थों को प्रमुखता देना शुरू कर दे। अपने स्वार्थों में धन प्राप्ति भी हो सकता है, स्वेच्छाचारिता जिसको आप कह सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखे, उसने जो कह दिया वो सर्वोपरि है, उसकी जो मान्यता है वही सर्वोपरि है, और अपनी मान्यता, अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए जब वह शासन का यूज करना शुरू कर देता है तो उसे प्लेटो राजतंत्र का विकृत रूप कहते हुए उसे नाम देता है निरंकुश तंत्र का। अर्थात अरस्तु कहता है कि जब राजतंत्र का विकृत रूप हो जाता है, अर्थात राजा का उद्देश्य, एक व्यक्ति जो शासन करता है उसका उद्देश्य अपने निजी हितों को पूरा करना होता है, वह अपनी जनता के हितों की अनदेखी करना शुरू कर देता है और स्वहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने निजी कल्याण की बात सोचते हुए शासन का उसी तरीके से संचालन करने लग जाता है, तो यह कहलाता है निरंकुश तंत्र। अर्थात जब शासन का विकृत रूप एक व्यक्ति का शासन में आ जाता है तो ये निरंकुश तंत्र, तो ये शासन का दूसरा स्वरूप है। तीसरी जो बात करता है, संविधान का जो तीसरा वर्गीकरण करता है, वो कहता है कि जब शासन कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो, ये कुछ व्यक्ति कौन हो सकते हैं? श्रेष्ठ जो पहले से चले आ रहे हैं, कुल हैं, उनमें जन्म लेने वाले व्यक्ति, जन्म के आधार पे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। संपत्तिशाली कुछ लोग हो सकते हैं, संपत्ति के आधार पे जो संपत्तिवान लोग हैं वो हो सकते हैं, या गुण की दृष्टि से जो लोग श्रेष्ठ हैं, अपने उच्च गुणों के आधार पे जो जिन लोगों ने श्रेष्ठता हासिल कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म, संपत्ति, योग्यता, गुण, इनके आधार पे कुछ व्यक्ति जो श्रेष्ठ हैं, जब इनके हाथ में शासन आ जाता है, ये लोग जब शासन का संचालन करते हैं और उनका उद्देश्य यदि जनता की भलाई है, जन कल्याण के लिए यदि ये सारे लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कुलीन तंत्र। इसे अरस्तु कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसके नाम से पुकारता है। इसमें भी मुख्य आप देखेंगे कि ये वो स्थिति है जब स्वाभाविक स्वरूप है, अर्थात कुछ व्यक्ति गुणों के आधार पे, श्रेष्ठता के आधार पे, योग्यता के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, कुल के आधार पे कुछ लोग जब शासन का संचालन कर रहे हैं, शासनकर्ताओं की संख्या क्या है? कुछ है। और जब उन शासनकर्ताओं का उद्देश्य है
वो जनता की भलाई है, अर्थात शासन का स्वाभाविक रूप दिखाई देता है। उस स्थिति में यह है कुलीन तंत्र। लेकिन जब इसी का रूप बिगड़ जाता है, इन लोगों में ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना आनी शुरू हो जाती है, उनमें आपसी फूट हो जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, अपने आप को सर्वोपरि बनाने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में शासन का विकृत स्वरूप सामने आता है, जिसे अरस्तु धनिक तंत्र के नाम से कहता है, जिसमें कुछ लोग ही शासन करते हैं, यही जो श्रेष्ठता के आधार पर कुछ लोग हैं, लेकिन अब यहां इनका हित है वो बदल गया है, इनका उद्देश्य बदल गया है। अब शासन का संचालन ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कर रहे हैं, अर्थात जनता की भावनाओं को, जनता के हितों को इन्होंने भी साइड में कर दिया। तो जनता के हितों को जब ये साइड में करके अपने हितों के आधार पर शासन करने लग जाते हैं कुछ लोग, उस स्थिति में अरस्तु इसे संविधान का चौथा स्वरूप धनिक तंत्र के नाम से पुकारता है। तो ये है उसका धनिक तंत्र। अगला जो आता है कि उसके बाद में सामान्य जनता इनके विरोध में आती है, जनता में जो अच्छे लोग होते हैं वो विरोध करते हैं और वो शासन पर काबिज हो जाते हैं। तो जब सामान्य जन शासन करने लग जाता है, सामान्य जन जो आम जनता है, जिसमें हम जो आधुनिक परिभाषा देखते हैं जनता का शासन जनता के लिए, तो यहां भी जब जनता का शासन हो जाता है और जनता के हित के लिए हो जाता है, तो इसे वह नाम देता है सर्वजन तंत्र या बहुतंत्र, पॉलिटी जिसको कहते हैं, पॉलिटी ये नाम इसको देता है। ये शासन पद्धति है जिसमें जनता का शासन जनता के हित के लिए, ये दो चीजें जब आ जाती है तो पॉलिटी ये एक मध्यम शासन मानता है, ये कहता है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठता की श्रेणी में भी रखता है कि ये मध्यम मार्गी शासन है, जिसमें कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र इन सबके जो की बजाय आम जन के द्वारा, जो अच्छे लोग होते हैं उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। इसमें समस्त जनता को मौका मिलता है कि जनता जो भी अच्छे लोग हैं वो शासन करते हैं, और इसमें एक तरीके से एक संविधान के अनुसार शासन, या इसे संवैधानिक तंत्र भी अरस्तु कहता है। तो जब आम जनता का शासन आम जनता के हित में किया जा रहा हो तो इसे वो सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या पॉलिटी के नाम से जानता है। किंतु अरस्तु यहां फिर कहता है कि इसमें कुछ समय बाद में समानता के नाम पर निरपेक्ष समानता स्थापित होना शुरू होती है, और निरपेक्ष समानता में यह कहता है कि फिर हर व्यक्ति, चाहे वो धनवान हो, गरीब हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सारे लोग धीरे धीरे शासन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब ये कह रहा है कि निरपेक्ष समानता के नाम पर जब सभी लोग शासन में घुस जाते हैं तो धीरे धीरे शासन का उद्देश्य है वो ये कहता है कि स्वाभाविक रूप से फिर विकृत रूप में बदल जाता है। हर व्यक्ति सत्ता को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मान लेता है। हर व्यक्ति शासन में इसीलिए घुसता है ताकि वो शासन के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके, और यहां प्लेटो इसे भेड़तंत्र या प्रजातंत्र का नाम देता है। यह कहता है कि जब ये सर्वजन तंत्र या बहुतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है, उसके बाद में हर व्यक्ति का शासन का उद्देश्य है वो बदल जाता है। जहां सर्वजन तंत्र या बहुतंत्र में आम जन शासन में इसलिए घुसता है क्योंकि वो आम जनता की भलाई कर सके, वही भेड़तंत्र या प्रजातंत्र में वो शासन में इसलिए घुसना चाहता है ताकि वो सत्ता को प्राप्त कर सके, शक्ति को प्राप्त कर सके, और सत्ता और शक्ति के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। यहां वह उन उद्देश्यों को छोड़ देता है जो आम जनता की भलाई। तो यह अरस्तु का छठा संविधान का स्वरूप आता है जिसे वो कहता है भेड़तंत्र या प्रजातंत्र। इसमें एक समानता के नाम पर हर व्यक्ति को शासन का मौका वो कहता है कि मिलता है, लेकिन आगे चलकर इसमें वो हर व्यक्ति घुस जाते हैं जिनका उद्देश्य शासन या आम जनता की भलाई नहीं बल्कि केवल अपने आप को धनी बनाना या अपने हितों की पूर्ति करना होता है। तो ये है अरस्तु द्वारा संविधानों का जो वर्गीकरण किया गया है, 6 भागों में उसने किया है, और ये 6 तरीके उसने बताए हैं कि इन तरीकों से शासन प्रणाली चलती है। इनमें 2 भाग उसने बताए हैं कि एक वो भाग है जहां जनता के भलाई के लिए शासन किया जाता है, इसे वो सर्वोच्च सत्ता का स्वाभाविक रूप नाम देता है, अर्थात जब शासन की सत्ता के संचालन का उद्देश्य जनता की भलाई हो
तो स्वाभाविक स्वरूप है, और जब उनका हित अपने हितों को पूरा करना है तो उसे वो शासन का विकृत रूप नाम देता है। तो इन दो आधारों पे आप अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण कर सकते हो। यदि ये प्रश्न बड़ा आता है कि संविधानों का वर्गीकरण आप करिए, तो आप ये 6 प्रकार के वर्गीकरण बताएंगे। तो ये है अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण।